नमस्कार। हमारा आज का विषय रहेगा कहानी के तत्व। इससे पहले हमने कहानी की परिभाषा और उसकी विशेषताएं कर ली हैं। आज हम करेंगे कहानी के तत्व। तत्व अर्थात के निर्माण, ठीक है, जिससे किसी चीज़ का निर्माण होता है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार कहानी भी किन्हीं तत्वों से बनकर बनती है, ठीक है, मिलकर बनती है। तो आज हम वो तत्व देखेंगे कि कहानी के कौन कौन से तत्व हैं जिनसे कहानी का निर्माण होता है, ठीक है। तत्व का अर्थ होता है किसी चीज़ का निर्माण, कि कैसे किसी चीज़ का निर्माण होता है, कौन से वो चीज़ें हैं जो मिलकर उस चीज़ का निर्माण करती हैं। चलो हम देखते हैं ये प्रश्न, कहानी के तत्व। ओके, देखिए, आधुनिक हिंदी कहानी का रचना विधान पाश्चात्य ढंग पर ही विकसित हुआ है, ठीक है जी। हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जो आज की हिंदी की कहानी है, ठीक है, जो आज की कहानी उसका जो रचना विधान है वो किस पर विकसित हुआ है, किसके आधार पर, पाश्चात्य ढंग पर, ठीक है। उसी आधार पर हिंदी कहानी में भी वही मुख्य तत्व पाए जाते हैं जो मिलकर आधुनिक कहानी को रूप देते हैं। ये मुख्य तत्व है कथा वस्तु, ठीक है। पहला तत्व आता है कथा वस्तु, कि उसका एक कथा वस्तु होनी चाहिए, उसका एक विषय होना चाहिए। पात्र और चरित्र चित्रण, ठीक है। दूसरा तत्व क्या है, कहानी में पात्र होने चाहिए, चरित्र चित्रण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तीसरा आता है कथोपकथन। कथोपकथन अर्थात जिसको संवाद योजना भी बोलते हैं, और इसका अर्थ है डायलॉग, ठीक है। देश काल वातावरण, ठीक है, उस समय का देश काल क्या है, वातावरण क्या है कहानी का, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सारे तत्व है जिनसे कहानी का निर्माण होता है। अब हम इनको अकेले अकेले पढ़ेंगे कि ये है क्या। अब देख लो, कथा वस्तु। कहानी का मानव जीवन से सीधा संबंध है और जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यापक क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी व्यापक जीवन और जगत की परिधि में से मानव स्वभाव के विलक्षण चरित्र अथवा मार्मिक पक्ष पर कहानी प्रकाश डालती है, ठीक है। ये जो कहानी है वो मानव के स्वभाव पर, उसके चरित्र पर, उसके जो मार्मिक पक्ष आते हैं उस पर क्या है, कहानी प्रकाश डालती हैं। इसलिए मानव जीवन में से ही कहानी को कथा वस्तु अथवा कथानक की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो कहानी की कथा वस्तु है, जो विषय, वो हम कहाँ से लेते हैं, मानव जीवन की कहानी से ही, ठीक है। मनुष्य के साथ जो जो होता है उसी के आधार पर हम कहानी बनाते हैं या उसका कथा वस्तु लेते हैं। कथानक की प्राप्ति के मुख्य 3 स्थान हैं, ये हैं इतिहास और पुराण, ठीक है। जो कथानक है या फिर विषय है वो हमें इतिहास और पुराण से उठा सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं से, देना था दैनिक जीवन की घटनाओं तथा साहित्य कल्पना, इनसे। अब देखो, पहला इतिहास और पुराण। पुराण भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के विकास का इतिहास और स्रोत है। क्या है पुराण में संस्कृति है, भारतीय धर्म है, भारतीय दर्शन है, ठीक है। इसी प्रकार मानव सभ्यता और उसके उत्थान पतन का विधिवत ब्यौरा इतिहास में संकलित है। अतः इतिहास और पुराण मानव जीवन के विकास का ही इतिहास है, और कहानी कई एक ऐतिहासिक पात्रों की जीवनी और जीवन की मार्मिक घटनाओं को कथानक रूप में लेकर उसका प्रयोग करती हैं, ठीक है। जो कहानी का विषय है वो हमें इतिहास से उठा सकते हैं, पुराण से उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, इसमें मानव जीवन के ही विकास का पूरा ब्यौरा भरा पड़ा है। नेक्स्ट देखो, पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं में भी मानव जीवन, जिनमें राजनीति, धार्मिक, सामाजिक पक्ष प्रधान रहते हैं, का भी वर्णन रहता है। मानव जीवन के इन्हीं पक्षों में ही होने वाले परिवर्तन, घटनाएं और दुर्घटनाएं इसमें भरी रहती हैं, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं जो हम मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, जो जर्नल्स होते हैं, उसमें भी क्या है, मानव जीवन का ही जो रूप रहता है उसमें वर्णित तो होता है, उसकी जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो उसमें परिलक्षित होती हैं। एक कुशल कहानीकार इन पत्रिकाओं में से उठाई गई किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए उसे कहानी का रूप दे देता है। किसी दुर्घटना के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर अपनी कल्पना और कला के बल पर एक संवेदनशील और रोचक कहानी का निर्माण करता है। वो जो कहानीकार होता है, राइटर होता है, वो क्या करता है, इन पत्र पत्रिकाओं की किसी एक सामाजिक समस्या को उठा लेता है और उसको सुलझाने के रूप में वो कहानी का निर्माण करता है, या फिर किसी मार्मिक दुर्घटना के किसी मार्मिक पक्ष को उठा लेता है और अपनी कल्पना और कला के सहारे उसमें क्या है, रोचकता भर देता है, संवेदनशीलता भर देता है और कहानी का निर्माण करता है। पत्र पत्रिकाओं में
छपने वाली समस्याएं और घटनाएं कहानी का रूप धारण करके अधिक रोचक, संवेदनशील और प्रभावशाली बन जाती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है दैनिक जीवन की घटनाएं तथा साहित्य कल्पना। ठीक है, दैनिक जीवन की जो हमारे दिन में हमारी घटनाएं बीतती रहती है, ठीक है, हमारे साथ वो साधारण व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली विशेष घटनाओं का उचित उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो जिसमें साहित्य रचने की इतनी कला नहीं है, वो क्या उनके जीवन में भी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो क्या है उसका उचित उपयोग नहीं कर पाता, मतलब उसको कला के रूप में लिख नहीं पाता। परंतु एक कुशल, ठीक है, जो कुशल साहित्यकार है वो क्या करता है, अपने और दूसरे के जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपनी आंखों से देखे अनेक मार्मिक दृश्यों को कथा वस्तु के रूप में चुन लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो देखता है, जो उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसको क्या करता है, कथा वस्तु उसे ही विषय बना लेता है कहानी रचने के लिए। क्योंकि कहानीकार बहुत संवेदनशील होता है, वह अपने मन पर पड़े प्रभावों और जीवन को मोड़ देने वाली विशेष घटनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। वही घटनाएं कहानी का कथानक बनकर उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करती हैं। किसी स्थान पर लेखक किसी बस या रेल दुर्घटना को देखता है तो मरी हुई माँ के पास बिलखते हुए नन्हे बच्चों को देखकर माता और संतान के स्नेहपूर्ण नाते को मार्मिक रूप से कहानी का रूप कथानक जोड़ लेता है। ठीक है, ये आती है दैनिक जीवन की घटनाएं और साहित्य कल्पना, जिनसे हम कहानी का विषय हैं या कथा वस्तु हैं वो उठा सकते हैं। देन आपका जो तत्व आता है, कथा वस्तु तत्व जो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पात्र और चरित्र चित्रण। ठीक है, कि हमने पात्र कैसे लेने हैं वो देखना है। एकांत में घटी घटनाएं किसी को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, उन घटनाओं, परिवर्तनों और प्रभावों से जिनका कहानी में वर्णन रहता है पात्र ही प्रभावित होते हैं, और पात्र अधिकार मानव समाज से ही होते हैं। ठीक है, अधिकार नहीं, सॉरी, अधिकतर कि जो जब हम अकेली घटनाएं घटती हैं, अब देखो अकेली घटनाएं किसके साथ घटेंगी, मानव के साथ ही घटेंगी। ठीक है, अगर हम उसमें किसी पात्र का चित्रण नहीं करेंगे तो उसका कोई वो प्रभावित ही नहीं होगी। ठीक है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर हम ऐसे किसी घटना का चित्रण कर देंगे तो उसका किसके साथ संबंध है ये हम नोट ही नहीं करेंगे, ये हम लिखेंगे नहीं। अर्थात कि इसमें पात्रों का होना ज़रूरी है कहानी में, कि जिसके ये हम दिखा सके कि जी इसके साथ घटना घटी है। ठीक है, जो हम कहानी में लिख रहे हैं, पात्र ही प्रभावित होते हैं। और जो अधिकतर पात्र है वो कहाँ से होते हैं, सब हमारे समाज के ही पात्र होते हैं। ठीक है, लोग होते हैं। जिन कहानियों में चरित्र चित्रण नहीं होता वह स्थायी, प्रभावशाली और साहित्यिक दृष्टिकोण से उच्च कोटि की नहीं होती। ठीक है, प्रेमचंद ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व पात्रों के मनोभाव को व्यक्त करने में ही होता है। ठीक है, अब आपने घटना लिख दी, उसका कोई महत्व नहीं है अकेली का। ठीक है, उसका संबंध जब तक मानव के साथ नहीं होगा, कि मानव के मनोभावों पर क्या प्रभाव हुआ है इस घटना का, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार इस बात स्पष्ट है कि चरित्र चित्रण के बिना कहानी असफल, अधूरी और अशक्त ही रहती हैं। नेक्स्ट देखो चरित्रों के प्रकार के। अब जो चरित्र हैं जो हमने कहानी में लिखने वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्यतः हम 2 प्रकार के चरित्र पाते हैं। पहला आता है स्थिर चरित्र अथवा पात्र। ऐसे पात्रों का जीवन संघर्ष युक्त और प्राकृतिक होता है। ठीक है, इनका जो जीवन है किस प्रकार का होता है, संघर्ष से युक्त होता है और प्राकृतिक होता है। ऐसे पात्र कहानी कला में भी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जिस जीवन में संघर्ष और समस्या का अभाव है वह जीवन कहानी में मनोरंजन और कौतूहल उत्पन्न नहीं कर सकता। आगे आता है दूसरे प्रकार के पात्र अंतर्द्वंद से युक्त होते हैं। ठीक है, अंतर्द्वंद का अर्थ होता है जो हमारे अंदर ही अंदर एक संघर्ष चल रहा है। ठीक है, जैसे बुद्धि और हृदय का मेल नहीं हो रहा, बुद्धि कुछ कह रही है, मन कुछ कर रहा है कहने के लिए, मतलब कि 2 चीज़ों के बीच में जो संघर्ष रहता है वो होता है द्वंद्व। ऐसे पात्रों के मन में प्रभावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के घात प्रतिघात चलते रहते हैं। वे घटनाओं के किसी ऐसे पेच अथवा फंदे में फंसे होते हैं जिसमें उबरने के लिए वे प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार इस अंतर्द्वंद पूर्ण पात्रों के जीवन के संघर्षों, समस्याओं और घटनाओं की भरमार रहती हैं। ऐसे पात्र सशक्त और प्रभावशाली तथा मनोरंजक कहानियों के विकास में बड़े सफल सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण सांकेतिक मात्र होता है। ठीक है, जो कहानी हम रचते हैं उसमें जो पात्रों का चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार का होता है, सांकेतिक।
कहानी में चरित्र के विकास को कम दिखाया जाता है। कहानी में तो केवल चरित्र विशेष की छाया मात्र ही प्रस्तुत की जाती हैं। और किसी चरित्र को उभारने का सबसे प्रभावशाली अंग क्या है? संवाद योजना है, जिससे हमें पता चलेगा कि उस बंदे के विचार क्या हैं। विचार कहाँ से पता चलेगा? जो संवाद योजना आएगी, आगे कथोपकथन आएंगे, डायलॉग होंगे, ठीक है, उनसे हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति की सोच क्या है, उसके विचार क्या हैं। क्योंकि संवाद योजना के समय पात्र अपने बारे और अपनी समस्या के बारे में स्वयं बोलता है, तब वह चरित्र अथवा पात्र अथवा पाठक आमने सामने हो जाते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने लिखा है कि कहानी की सर्वाधिक प्रभावशाली तथा व्यवहार उपयोगी चित्रांकन पद्धति वह होती है जिसमें नाटकीय विधि का उपयोग होता है। ठीक है, कौन सी विधि होनी चाहिए? नाटकीय। इस विधि के अनुसार संवादों के अंतराल में पात्र स्वयं अपने मुख से अपने चरित्र के प्रकाशक विविध गुणों, धर्मों, विचारों, अनुभूतियों, आशाओं, निराशाओं, आकांक्षाओं, आदर्शों अथवा रुचि अरुचि, मंतव्यों तथा भावनाओं का विवरण उपस्थित करता है अथवा परिचय देता है। जहाँ वह अपने विषय में स्वयं बोलता है और अपने मंतव्य का इस प्रकार कथन करता है कि उसके अंतःकरण का स्वयं मेव भली भांति उद्घाटन हो जाता है। ठीक है, जब वो नाटकीय ढंग से अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी आशाओं या आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, तब हमें पता चल जाता है कि जो वो पात्र है उसका चरित्र किस प्रकार का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आता है चरित्र चित्रण का आधार क्या है। अब हमें ये सोचना है कि चरित्र चित्रण का आधार यथार्थ जगत है अथवा मनोविज्ञान। ठीक है, कि जो यथार्थ जगत होता है, जो रियलिटी है, ठीक है, और जहाँ फिर आता है मनोविज्ञान है। इसके बारे हम ये सोचते हैं कि कहानियों की घटनाएं, समस्या, पात्र अधिकतर कल्पनाजन्य होती हैं। ये कल्पना मन की उपज है। इसीलिए यथार्थ जीवन में सत्य को सामने रखते हुए मनोवैज्ञानिक ढंग से चरित्र चित्रण करना अधिक तर्कसंगत है। ठीक है, वो कहते हैं कि किस प्रकार का चित्रण चित्रण कि दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए, यथार्थ भी आना चाहिए और मनोविज्ञान भी। ये इसीलिए उन्होंने लिखा है कि यथार्थ जीवन में जगत को सामने रखते हुए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण चित्रण करना अधिक तर्कसंगत है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण में यथार्थ जगत अथवा मनोविज्ञान का प्रभाव और प्रयोग अधिक मिलता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है चरित्र चित्रण के समय एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कहानी में पात्रों की संख्या कम हो। ठीक है, कहानी में क्या है कि पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। अगर बहुत सारे पात्र होंगे तो वो क्या है, वो खिचड़ी सी बन जाएंगे, किसी पात्र का चित्रण उभर कर सामने नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, सारा होश पोश हो जाएगा। ठीक है, यदि पात्र अधिक होंगे तो उनका चरित्र स्पष्ट करना टेढ़ी खीर हो जाएगा। इसीलिए कुशल कथाकार मुख्य पात्र, नायक अथवा नायिका के चरित्र को उभारने, विकसित करने और संवारने का अधिक प्रयत्न करता है। उसी मुख्य पात्र के माध्यम से दूसरे गौण पात्रों के चरित्र की झलक ही पाठक को दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो गौण पात्र होते हैं उनकी सिर्फ झलक ही दिखाई पड़ती है पाठकों को। चरित्र चित्रण के स्वभाव, वर्णन, वेशभूषा, रूपाकार और भाषा का वर्णन और प्रदर्शन करके चरित्र चित्रण को प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कथोपकथन। कथोपकथन अर्थात डायलॉग्स, जो कहानी में बातें चलती हैं। ठीक है, जो एक पात्र दूसरे पात्रों से बातें करता है, अपनी आशाएं, निराशाएं, जहाँ जो अपनी भी बातें हैं मन की, वो विकसित करते हैं, अपनी प्रकट करते हैं। किसके माध्यम से? कथोपकथन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से। अच्छी संवाद योजना किसी कहानी के प्राण कहे जा सकते हैं। कहानी की जिस तल पर सुंदर संवाद योजना होगी, वही कहानी का प्रभाव, रोचकता, कौतूहल आदि तत्व अधिक प्रभावशाली तथा संवेदनापूर्ण हो जाते हैं। इसलिए संवाद योजना युक्त कहानी का भाग पाठक को सर्वाधिक प्रभावित करता है। संवाद कहानी में रंगमंच के नाटकीय प्रभाव को पैदा कर देते हैं। ठीक है, किस प्रकार ये जो संवाद है क्या पैदा करते हैं? कहानी में नाटकीय प्रभाव पैदा करते हैं, जिससे पाठक ऐसा अनुभव करता है कि वह अपनी कल्पना की आंखों से कोई नाटक देख रहा है। ठीक है, जब वो डायलॉग पढ़ता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो कोई नाटक देख रहा है। ठीक है, जिस प्रकार नाटक आप देखते हो ना, सीरियल वगैरह, तो उसमें क्या है, कथोपकथन चलते हैं ना, बातें हो रही हैं आपस में, ठीक है, सास बहू की, जैसे पति पत्नी की, तो वो क्या है, तो जब हम कहानी में भी वो चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई नाटक ही देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है संवाद योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं। ठीक है, अब इसके उद्देश्य कौन कौन से देख लीजिए। पहले आता है संवाद कहानी के पात्रों के चरित्र को उभारते हैं। ठीक है, जो संवाद होते हैं, जो इसमें डायलॉग है, वो क्या करेंगे, पात्रों के चरित्र को उभारेंगे। ठीक है, हमें पता चलेगा कि जो पात्र है वो किस प्रकार का है। इसमें वर्णन में रोचकता और प्रभाव का संचार होता है। संवाद
कथा वस्तु के विकास में भी सहायक है, ठीक है। जो कथा वस्तु है, जो विषय विषय है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, संवाद के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, बातों के माध्यम से आगे आगे बढ़ेगा। संवाद योजना से कहानी अधिक संवेदनशील बन जाती है, ठीक है। संवेदनशील अर्थात जो भावों से युक्त होती है, फीलिंगफुल होती है, ठीक है, वो बन जाती हैं। अच्छी संवाद योजना कहानी में वातावरण का निर्माण करने और स्वाभाविकता लाने में बड़े सहायक हैं, ठीक है। देन आता है अच्छी संवाद योजना के कुछ आवश्यक गुण। अब इसमें गुण क्या होने चाहिए, ठीक है। जो हमने संवाद योजना डालनी है, डायलॉग डालनी है, उसके गुण क्या हैं। पहले है कि संवाद देश काल, पात्र, परिस्थिति, घटना और भाव आदि के अनुकूल हो, ठीक है। ये ना हो कि परिस्थिति कोई और हो या घटना कोई और चल रही है और बातें किसी और चीज़ की हो, ठीक है। इसीलिए कि वो क्या है, वो सारी जो डायलॉग्स हैं हमारे, जो संवाद हैं, जो कथोपकथन है, वो किसके अनुकूल होने चाहिए, कि वो देश काल कौन सा चल रहा है, पात्र कौन सा है, ठीक है। पात्र किस परिस्थिति का है, घटना में रह रहा है, उसके भाव क्या है, उसके अनुकूल ये सारी चीज़ें कथोपकथन होने चाहिए। नेक्स्ट आता है संवाद योजना संक्षिप्त तथा अभिनयात्मक होनी चाहिए। संक्षिप्त अर्थात छोटी होनी चाहिए। संवाद क्या है, चुटीले होनी चाहिए, तर्कयुक्त और कतूहल उत्पन्न करने वाले तथा कथा प्रवाह में तीव्रता लाने वाले होने चाहिए, ठीक है। संवाद ऐसे होने चाहिए जैसे कि जब हम सुने तो हमें लगे हमने और भी आगे पढ़नी है, और भी आगे पढ़नी है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, आगे क्या होगा, इस प्रकार के होने चाहिए जो मन में कतूहल उत्पन्न करे। नेक्स्ट आता है देश काल वातावरण। कहानी में वास्तविकता लाने के लिए, उसको प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए स्थिति चित्रण और वातावरण निर्माण अति आवश्यक है। वातावरण के निर्माण के बिना कथा के पात्र और घटनाएं आधारहीन होकर वास्तविकता से परे हो जाएंगे, ठीक है। हमें वहाँ पर प्रदर्शित करना होगा कि उस समय का वातावरण कैसा है। वातावरण के निर्माण के बिना वही बात हो जाएगी जैसे रामायण के नाटक में भाग लेने वाले कलाकार अपनी वेशभूषा में आकर नाटक खेलने लगे, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जैसे अगर कथा चल रही है रामायण की, ठीक है, तो हमें क्या है, वो हमारा जो वेशभूषा है, हमारा कपड़े वगैरह है, वो भी किस प्रकार ढंग के होने चाहिए, उस समय के जो रामायण में पहने जाते थे, ठीक है, उस युग के ही होने चाहिए। ये वातावरण को प्रदर्शित करते कि उसकी वेशभूषा कैसी है। अगर ऐसा होगा कि नाटक हम रामायण खेल रहे हैं लेकिन वेशभूषा हमने अपनी साधारण कपड़े ही पहने हुए, नाइट सूट या फिर ऐसे ही पहनकर हम खेल रहे, तो वो क्या है, वो वातावरण को प्रदर्शित नहीं करेगा, वो वास्तविकता से बहुत दूर हो जाएगा। वातावरण का निर्माण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। पहला आता है क्षेत्र का वर्णन करके, ठीक है, वो क्षेत्र कौन सा है, इस प्रकार वर्णन करके। वेशभूषा का वर्णन किसी ऋतु अथवा मौसम का वर्णन तथा पात्रों के स्वभाव और क्रियाओं का चित्रण, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि उसका वेशभूषा किस प्रकार का होना चाहिए, ऋतु कौन सी है, ठीक है, मौसम कौन सा है, इसके आधार पर उसका स्वभाव कैसा है। वातावरण का निर्माण कहानी में अधिक वास्तविकता तथा संजीवता भर देता है। जैसे किसी कहानी में कोई पात्र शेर अथवा चीते का शिकार करने जाता है तो जंगल के घने पक्ष, ठीक है, ये सारे वातावरण के अंडर आएंगे। ये जो जैसे वो शिकार करने जा रहा है तो हमें दिखाई दे, वो जो कहानीकार है वो हमें क्या दिखा रहा है, जंगल का घना पक्ष दिखा रहा है, नदी के किनारे तथा धरती का उबड़ खाबड़ होने का वर्णन कहानी में वास्तविकता ला देता है। ये सारी चीज़ें क्या है, वातावरण है, ठीक है, उस समय का। पाश्चात्य आलोचकों ने वातावरण निर्माण दो भागों में बांटा है। जो पाश्चात्य अर्थात जो फॉरेन के हैं उन्होंने दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक आता है लोकल कलर, दूसरा है एटमॉस्फेयर। अभी देखो जो लोकल कलर और एटमॉस्फेयर है क्या। लोकल कलर में किसी प्रदेश या विशेष स्थान के गुण रहते हैं, परिस्थिति तथा बाकी प्रदेशों से भिन्न भी दिखाया जाता है, जबकि एटमॉस्फेयर में किसी मनोभाव में तीव्रता लाने के लिए पात्र की परिस्थिति और परिवेश का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, उसका परिवेश क्या था। देन आता है भाषा शैली, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका तत्व है भाषा शैली। कहानी क्या है, सामान्य मानव जीवन की वस्तु है और उसके बहुत अधिक निकट है, इसलिए कहानी की भाषा शैली सरल, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए, ठीक है। जो भाषा का प्रयोग भी किस प्रकार का होना चाहिए, सरल होना चाहिए, रोचकता से भरपूर होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। भाषा में वातावरण की अनुकूलता पर ध्यान रखा जाना चाहिए। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो वस्तु, पात्र और चरित्र तथा कहानी के लक्ष्य को भली प्रकार अभिव्यक्त कर सके। भाषा में सजीवता और व्यवहारिकता के गुण होने आवश्यक हैं। हिंदी कहानियों में प्रेमचंद की कहानियों में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है तथा प्रसाद जी की कहानियों में अलंकारिक और साहित्यिक भाषा के दर्शन होते हैं। व्यवहारिक भाषा को हम साधारणतः बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। जो व्यवहारिक भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम साधारण नॉर्मल बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं उसको, ठीक है।
और जो अलंकारिक भाषा है वो साहित्यिक भाषा के अंडर आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, कहानी में के शैली के तत्व के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि कहानी किस प्रकार कही गई है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई, ठीक है। शैली का अर्थ होता है स्टाइल क्या है उसका, ठीक है, लिखने का, लिखा उन्होंने किस प्रकार कही गई है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई है तथा उसका रचना विधान कैसे है। इस दृष्टि से कहानी की निम्नलिखित शैलियाँ प्रचलित है। कौन कौन सी? एक आती है आत्मकथात्मक, ठीक है, जिसमें क्या है, जो राइटर है वो खुद ही उसको प्रस्तुत कर रहा है कहानी को, ठीक है, आत्मकथात्मक। दूसरा आता है वर्णनात्मक, उसको वर्णन रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा आता है नाटकीय, जिसमें डायलॉग्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तीसरा आता है पत्रात्मक, कि पात्रों के माध्यम से वो उसको प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट आएगा डायरी शैली में, ठीक है, शिक्षित शैली, ये सारे। अभी देखिए इसका उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य होता है, ठीक है, कोई ना कोई, बिना उद्देश्य के कोई कहानी नहीं रची जाती। ये देखो, बिना उद्देश्य के संसार का कोई भी कार्य नहीं होता, फिर भी कहानी लिखना बिना उद्देश्य के कैसे हो सकता है। किंतु कहानी के उद्देश्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। पहला है कि कुछ विद्वान कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानते हैं, किंतु आज की कहानी मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन करती हैं, मानव चरित्र पर प्रकाश डालती हैं और यहाँ तक कि वे मानव मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी करती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद का ये कथन कहानी के उद्देश्य को प्रकट करने में सहायक सिद्ध होता है। वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती हैं। पाश्चात्य विद्वान सैम्यू फायोलोइन का कथन महत्वपूर्ण है। यदि किसी कहानी में मानव प्रकृति और चरित्र, मानव मूल्य, मनुष्य के शाश्वत संबंधों, ठीक है, शाश्वत संबंध में आ जाता है, उसके बावजूद अनुभूतियाँ तथा उसके विविध रूपों की व्याख्या नहीं की गई हैं, तो उसे आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इन सारे तत्वों का इसमें चित्रण होना चाहिए कहानी में, उसका मतलब कि ये सारा उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें मानव की प्रकृति और चित्रण, उसके जो मूल्य होने चाहिए, ठीक है, विविध रूपों में उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, उनके बावजूद अनुभूतियों की, इनमें से कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कहानी नहीं रहेगी, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ है कि मानव चरित्र का विश्लेषण कहानी का उद्देश्य स्वीकार किया जा सकता है। जिस कहानी में इस उद्देश्य की पूर्ति हो वह कहानी उत्कृष्ट मानी जाएगी। तो ये था आपका कहानी के तत्वों का प्रश्न, ये यहीं समाप्त होता है।